हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूं। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट और झारखंड के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों से, समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है। तो आपको ये बताना है कि समाज की बुनियादी इकाई कौन सी होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका स्कूल, सेकंड है अस्पताल, थर्ड है मंदिर एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका परिवार। तो आपको ये बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो समाज यानी कि सोसाइटी की बुनियादी इकाई होती है वो होता है आपका परिवार। क्या होता है? परिवार। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से, त्रयात्मक रंग योजना में किस प्रकार के रंग सम्मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को ये बताना है जो ट्राई कलर स्कीम होती है उसमें किस प्रकार का रंग का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सन्निकट रंग यानी कि पास पास के रंग, सेकंड ऑप्शन है समदूरस्थ रंग, सेकंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है आपका पूरक रंग एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका विरोधी रंग। तो जो त्रयात्मक यानी कि जो ट्राई कलर स्कीम में रंगों का मिश्रण किया जाता है वो किसका मिश्रण होता है? विरोधी रंग का। किसका? विरोधी रंग का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से NLHFW का कार्य क्षेत्र है। तो आपको ये बताना है NLHFW का कार्य क्षेत्र क्या है। NLHFW का कार्य क्षेत्र क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हो इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है विशेष शिक्षा, सेकंड ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण, थर्ड ऑप्शन है स्वास्थ्य क्षेत्र एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ग्रामीण विकास। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि NLHFW की फुल फॉर्म क्या होगी। अगर हमें इसका फुल फॉर्म पता चल जाएगा तो हम इसका कार्य क्षेत्र भी आसानी से पता कर सकते हैं। तो जो NLHFW है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या आ जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। तो क्या आ रहा है इसमें आ रहा है आपका हेल्थ। क्या आ रहा है? हेल्थ। तो अगर इसमें ये हेल्थ आ रहा है तो हेल्थ किससे जुड़ा हुआ होता है? हेल्थ जुड़ा होता है आपका स्वास्थ्य से। तो NLHFW का कार्य क्षेत्र क्या हो जाएगा? इसका कार्य क्षेत्र हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा आपका? स्वास्थ्य क्षेत्र हो जाएगा। और जो NLHFW की फुल फॉर्म होती है ये होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। ठीक है, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। तो इसमें आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कब? 9 मार्च। कब हुई थी? 9 मार्च सन 1977 में, यानी कि 9 मार्च 1977 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और जो इसकी स्थापना की गई थी वो दो राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों, जैसे दो राष्ट्रीय स्तर के संस्था कौन कौन सी है? एक है आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन और दूसरी है आपकी शिक्षण संस्थान तथा राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान। इनका विलय करके बनाई गई थी। ठीक है, इनका विलय करके क्या बनाए गए थे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी स्थापना? 9 मार्च 1977 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से कि PCPNDT, क्या पूछा हुआ है? PCPNDT अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था, यानी कि PCPNDT कौन से अधिनियम को यानी कि कौन से किसको रोकने के लिए ये अधिनियम बनाया गया था। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है बाल श्रम, सेकंड ऑप्शन है दहेज, थर्ड ऑप्शन है घरेलू हिंसा एंड लास्ट ऑप्शन है आपका लिंग चयनात्मक गर्भपात। तो इसमें जो PCPNDT था ना, ये अधिनियम बनाया गया था किसके लिए? लिंग चयनात्मक गर्भपात के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और PCPNDT की फुल फॉर्म होती है आपकी प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। क्या होती है फुल फॉर्म? प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये एक्ट आया था सन 1994 में। कब आया था ये एक्ट? सन 1994 में ये एक्ट आया था। और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर रोक लगाई गई थी इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से, माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग कौन सा होता है? ठीक है, ऑप्शन दिए हो इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है अंडाणु, सेकंड ऑप्शन है गर्भाशय, थर्ड ऑप्शन है आपका नाभि नाड़ी एंड लास्ट ऑप्शन है आपका खेड़ी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला जो अंग होता है वो होता है खेड़ी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, क्या कहते हैं इसी को? हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में आपसे, नवजात शिशु का औसत भार है। तो आपको ये बताना है कि जो नवजात शिशु होता है उसका औसत भार पाउंड में कितना होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 6.5 पाउंड, सेकेंड ऑप्शन है 7.5 पाउंड, थर्ड ऑप्शन है आपका 8.5 पाउंड एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 9.5 पाउंड। तो इसमें जो नवजात शिशु का औसत भार होगा ना वो होता है आपका 7.5 पाउंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे देखें तो इसका वेट होता है 2.5 किलो से कितना? 2.5 किलो से लेकर 3 या 3.5 किलो तक। ठीक है, 3 या 3.5 kg तक इसका नवजात शिशु का वेट होता है। और जो नवजात शिशु की लंबाई होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में आपसे, NRHM क्या पूछा है? NRHM कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? तो आपको ये बताना है कि जो NRHM कार्यक्रम है ये किस विभाग से संबंध रखता है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है साक्षरता, सेकंड ऑप्शन है कृषि, थर्ड ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य एंड लास्ट ऑप्शन है आपका अपराध नियंत्रण। तो इसमें भी क्या करेंगे हम? इसमें भी पहले हम इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। अगर हम इसके फुल फॉर्म जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका संबंध किससे है। ठीक है, तो जो हमारा NRHM होता है ना इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी नेशनल, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, क्लियर है आपको ये? क्या है NRHM की फुल फॉर्म? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल को। ठीक है, कब हुई थी इसकी शुरुआत? 12 अप्रैल को 2005 में, सन 2005 में। ठीक है, क्लियर है आपको ये? और जैसा कि इसकी फुल फॉर्म में पता चल रहा है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, क्या पूछा गया? बताया गया हेल्थ। तो अगर हेल्थ है तो किससे संबंधित होगी? ये स्वास्थ्य से संबंधित है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य था जिससे जो ग्रामीण आबादी है ना, और विशेष रूप से महिलाएं, ग्रामीण आबादी की महिलाएं, बच्चे और समाज के जो कमजोर वर्ग है ना उनको स्वास्थ्य उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा उनको प्रदान किया जा सके। ठीक है, क्लियर है आपको ये? इसकी फुल फॉर्म बता दी आपको और इसका क्या बता दिया? उद्देश्य भी बता दिया और इसकी स्थापना कब हुई और ये भी बता दिया। और ये कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये कार्यक्रम स्वास्थ्य से संबंधित है। इससे जो जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है हमसे, PEM का प्रथम सूचक है। क्या पूछा है? PEM का प्रथम सूचक क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आयु अनुसार वजन कम होना, सेकंड ऑप्शन है आयु अनुसार वजन अधिक होना, थर्ड ऑप्शन है कम BSR होना, यानी कि BSR नहीं है BMR हो जाएगा। क्या हो जाएगा इधर? BMR। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो PEM की फुल फॉर्म होती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या होती है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और ये प्रथम सूचक होता है आयु अनुसार वजन कम होना। क्या होना?
यानी कि एज तो है ठीक ठाक जितनी होनी चाहिए, पर उसके अकॉर्डिंग क्या है, व्यक्ति का वजन कम है, क्या है, उसका वेट कम है बच्चे का। ठीक है, क्लियर आपको। तो ये किसका प्रथम सूचक होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का प्रथम सूचक होता है। क्लियर है आप लोगों को ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है आप लोगों से टाइफाइड रोग का कारण है, तो आपको ये बताना है कि टाइफाइड रोग का कारण क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्ट्रेप्टोकोकस टाइफी, सेकंड ऑप्शन है आपका साल्मोनेला टाइफी, थर्ड ऑप्शन है आपका प्लास्मोडियम एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या करते हो, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, टाइफाइड है तो टाइफी तो याद कर लेते हैं, पर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर में क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस ठीक होगा या साल्मोनेला ठीक होगा। तो जो टाइफाइड रोग का कारण होता है ना, वो होता है आपको साल्मोनेला टाइफी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये किससे फैलता है, ये फैलता है आपका बैक्टीरिया से, यानी कि जीवाणु से। ठीक है, किससे फैलता है, ये आपका बैक्टीरिया से फैलता है। और इसमें रोगी को तेज बुखार होता है, सिर दर्द होता है और शरीर पर तथा गले पर दाने निकल आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से वड़ांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता। तो आप लोग को ये बताना है, जो वड़ांध व्यक्ति यानी कि जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होता है, वह किस कलर में अंतर अपना नहीं कर पाता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लाल और पीला, सेकंड ऑप्शन है सभी कलर्स में, थर्ड ऑप्शन है आपका हरा और पीला एंड लास्ट ऑप्शन दिया है लाल और हरा में। तो जिस व्यक्ति को क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो लाल और हरे में क्या नहीं कर पाता है, डिफरेंस पता नहीं कर पाता, यानी कि भेद नहीं कर पाता। और यह कैसा रोग होता है, यह एक आनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अपना फीडबैक आप लोग जरूर दिया कीजिए। ठीक है, और डेली क्लास अटेंड किया कीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है प्रतिजैवी भी कहलाते हैं, तो आपको ये बताना है जो प्रतिजैवी होते हैं वो क्या कहलाते हैं। और प्रतिजैवी कौन से होते हैं, प्रतिजैवी होते हैं आपके एंटीबॉडीज। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बिसेला, सेकंड ऑप्शन है वसा यानी कि फैट, थर्ड ऑप्शन है आपका इम्यूनोग्लोब्युलिन्स एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो प्रतिजैवी जो होते हैं ना, यानी कि जो एंटीबॉडीज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति का आहार होना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति का आहार कैसा होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अधिक प्रोटीन तथा अधिक कैलोरी युक्त, सेकंड ऑप्शन है अधिक प्रोटीन तथा कम कैलोरी युक्त, थर्ड ऑप्शन है कम प्रोटीन तथा कम कैलोरी युक्त एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कम प्रोटीन तथा अधिक कैलोरी युक्त। तो जो क्षय रोग होता है ना, क्षय रोग को हम किस नाम से जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस नामक से जानते हैं। क्षय रोग को हम ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको टीबी के भी कहते हैं, राज्य क्षमा भी कहा जाता है, और क्षय रोग को ही कहा जाता है मृत्यु का कप्तान। क्या कहा जाता है इसको, मृत्यु का कप्तान कहा जाता है। और इसमें जो व्यक्ति को डाइट दी जाती है वो दी जाती है अधिक प्रोटीन तथा अधिक कैलोरी युक्त डाइट। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्षय रोग में क्या होता है, व्यक्ति को फीवर आता रहता है, यानी कि बुखार आता रहता है, व्यक्ति कमजोर हो जाता है। तो अगर व्यक्ति को बुखार आएगा, व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, उसकी क्या होगी, उसके टिश्यूज टूटते हैं, तो उसको किसकी, अधिक प्रोटीन और अधिक कैलोरी की जरूरत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है एड्स से बचाव केवल इससे सफल हो सकता है। तो आपको ये बताना है एड्स से बचाव हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ऑप्शन दिए हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है विवाह करके, सेकंड ऑप्शन है नियंत्रण करके, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा लाकर एंड लास्ट ऑप्शन है जागरूकता देकर, यानी कि जागरूकता लाकर। ठीक है, तो एड्स से बचाव केवल इससे सफल हो सकता है। तो किससे सफल हो सकता है, जागरूकता लाकर, लोगों को इसके बारे में जानकारी देकर, जागरूकता फैलाकर, इससे हम क्या कर सकते हैं, एड्स का बचाव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है आप लोगों से बरोका क्षेत्र मस्तिष्क का वह भाग है जो योगदान देता है। तो आपको ये बताना है जो बोराका क्षेत्र होता है ना, ये कहीं कहीं पे बरोका या बोराका के दोनों आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बरोका या बोराका क्षेत्र। तो ये मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो किसमें योगदान देता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, भाषा को समझने में योगदान देता है,
या वाणी उत्पन्न करने में योगदान देता है, या गत्यात्मक क्रिया में योगदान देता है, या क्रोध उत्पादन करने में योगदान देता है। तो जो बुराका क्षेत्र होता है ना मस्तिष्क का, वह क्षेत्र होता है जो वाणी उत्पन्न करने में योगदान देता है। किसमें? वाणी उत्पन्न करने में योगदान देता है, यानी कि स्पीच प्रोडक्शन में योगदान देता है। ठीक है, किसमें योगदान देता है? स्पीच प्रोडक्शन में। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तदाब है। आपको ये बताना है जो एक एडल्ट पर्सन होते हैं उसका जो बीपी होता है यानी कि रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, तो उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 140 180 mmHg, सेकेंड ऑप्शन है 120 90 mmHg, थर्ड ऑप्शन है 220 80 mmHg एंड लास्ट दिया हुआ है आपका 120 80 mmHg। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। आप लोग देखिए जो एडल्ट पर्सन होते हैं ना उसका जो रक्तदाब होता है वो होता है 120/80 mmHg। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सिस्टोलिक होता है वो होता है 180। क्या होता है? सिस्टोलिक आपका रक्तदाब होता है 180 एंड जो डायस्टोलिक होता है आपका 80। कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है, पहले यहाँ पे डायस्टोलिक दे देगा उसके बाद आपको क्या देगा? सिस्टोलिक दे देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिस्टोलिक होता है आपका 120 एंड जो डायस्टोलिक होता है आपका 80। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर है अगर 120 और 80 से नीचे जाता है तो हम किसके शिकार हो जाते हैं? लो बीपी हो जाता है हमें। अगर इससे अधिक बढ़ जाता है 80 120 से, अगर हमारा ब्लड प्रेशर अधिक बढ़ता है तो हम क्या हो जाते हैं? तो हमें हाई बीपी के शिकार हम हो जाते हैं। और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका बीपी क्या होता है? हाई भी होता है और लो भी होता है। ठीक है, और जो बीपी यानी कि जो ब्लड प्रेशर को नापते हैं ना वो नापते हैं स्फेग्नोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा इसको नापा जाता है। क्लियर है आपको? और अगर किसी व्यक्ति का बीपी हाई होता है, क्या होता है? बीपी हाई होता है तो उसको नमक का सेवन कम करना चाहिए। ठीक है, अब किसी व्यक्ति का बीपी लो होता है तो उसका नमक का सेवन ज्यादा करना चाहिए। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है इस क्वेश्चन में, शारीरिक एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की उत्तम अवस्था को क्या कहा जाता है? यानी कि शारीरिक रूप से फिट है, मानसिक रूप से भी फिट है, अच्छी प्रकार से कार्य करने की जो अवस्था है उसको क्या कहेंगे? उसको उत्तम स्वास्थ्य कहेंगे, पूर्ण स्वास्थ्य कहेंगे, सकारात्मक स्वास्थ्य कहेंगे या अच्छा स्वास्थ्य कहेंगे। तो आप लोग देखिए इसमें आपको क्या लग रहा है? चारों ऑप्शन आपको सेम लग रहे हैं। इसमें ये है आपका कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपका क्वेश्चन तो इजी है पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना ऑप्शन आपके कंफ्यूजन वाले, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन कैसे लग रहे हैं? सारे ऑप्शन लग रहे हैं सेम। तो जो इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका शारीरिक एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को पूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन को हम चुनते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा इसमें पूर्ण स्वास्थ्य। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, भोजन को चबाया जाना डैश कहलाता है। तो आपको ये बताना है जो भोजन को चबाया जाता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पाचन कहलाता है, मैस्टिकेशन कहलाता है या पीसना कहलाता है या इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो जब भोजन को चबाया जाता है ना तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका पीसना। ठीक है, क्या कहलाते हैं? भोजन को हम चबा चबा के पीसते हैं ना, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चबाना यानी कि जो चबाने की संपूर्ण क्रिया, ये किसका होता है? संपूर्ण पाचन क्रिया का प्रथम चरण होता है। जो भोजन को हम चबाते हैं ना मुंह में, ये संपूर्ण जो पाचन क्रिया होती है उसका कौन सा? उसका फर्स्ट स्टेप होता है। और हमारे मुंह में क्या होता है? जब हम भोजन को चबाते हैं तो हमारे मुंह में लार होती है और भोजन की क्या बनती है? लुगदी बनती है। और लार में होता है हमारा टाइलिन नामक एंजाइम। ठीक है, क्या होता है लार में? टाइलिन नामक एंजाइम होता है। और हमारा भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुंह से ही शुरू हो जाता है। और हमारे भोजन का अधिकांश पाचन होता है छोटी आंत में। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है। तो भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। किस में होता है? आपकी छोटी आंत में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमिल बालों को कहते हैं। तो भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमिल बालों को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टेराटोजिन कहते हैं, सेकंड ऑप्शन है एमनियोन कहते हैं, थर्ड है वर्निक्स कैसोसा कहते हैं। इसमें लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है लेनुगो। तो आपको ये बताना है कि इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो नवजात शिशु भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाला रोमिल जो बाल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चा होता है, यानी कि जो नवजात शिशु होता है ना, उसकी पूरी बॉडी में क्या होते हैं, बाल होते हैं, छोटे छोटे रोए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लेनिगो। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उन बालों को बाद में क्या किया जाता है, आटे के माध्यम से या हल्दी का उपटन लगा के उनको हटाया जाता है, उन रोइयों को। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है विकास का क्रम है, तो आपको ये बताना है कि जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसका क्रम क्या है, यानी कि सीक्वेंस क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है धड़, पैर, गर्दन, सिर, उसके बाद मुख। एंड सेकंड ऑप्शन है आपका मुख, गर्दन, धड़, पैर और सिर। थर्ड ऑप्शन है आपका सिर, मुख, गर्दन, धड़ और पैर। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो विकास का क्रम होता है ना, सबसे पहले विकास कहाँ होता है, सिर में होता है। पहले किसमें, सिर में। बच्चा क्या करता है, अपना पहले सिर संभालना सीखता है, फिर उसका मुख में विकास होता है, उसके बाद बच्चा क्या करता है, गर्दन संभालना सीखता है अपनी। ठीक है, उसके बाद धड़ का विकास होता है, यानी कि बच्चा बैठना सीखता है, रेंगना सीखता है। लास्ट में होता है आपका पैरों का विकास, और सबसे लास्ट में क्या करता है, बच्चा चलना सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले किसका विकास होता है, सबसे पहले सिर का होता है, बच्चा अपना सिर को संभालना शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद बच्चा क्या करता है, मुख का विकास होता है, सोशल स्माइल देता है बच्चा। इसी तरह गर्दन, बच्चा अपना गर्दन संभालना सीख जाता है। वरना आप देखोगे कि जो नवजात शिशु को आप गोदी में लेते हो तो उनकी गर्दन ना पीछे की ओर जाती है। बच्चा क्या करता है, अपनी गर्दन को संभाल नहीं पाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपनी गर्दन को संभालने लग जाता है। उसके बाद धड़ का विकास होता है, जिससे क्या होता है, जिससे बच्चा बैठना सीख जाता है। फिर लास्ट में होता है पैरों का विकास, तब क्या करता है, बच्चा चलना सीखता है, चलना, दौड़ना, भागना, ये सब क्रियाएं करने लग जाता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में पूछा आप लोगों से शैशवावस्था है, तो आपको ये बताना है कि शैशवावस्था क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, समायोजन की अवस्था है, आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है, समस्या अवस्था है, या अनुकरण की अवस्था है। तो जो शैशवावस्था होती है ना, वो होती है आपकी समायोजन की अवस्था। क्या होती है, समायोजन की अवस्था होती है। तो इसमें क्या होता है, बालक नए वातावरण में आता है, तब बालक क्या करता है, नए वातावरण में आके नए एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है, समायोजन करता है। और जो बालक समायोजन नहीं करते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और शैशवावस्था को फ्रॉइड ने क्या कहा है, बालक का निर्माण काल की अवस्था कहा है। ठीक है, क्या कहा है, बालक के निर्माण काल की अवस्था। ठीक है, क्या कहा है, बालक के निर्माण काल की अवस्था। ये किसने कहा है, ये फ्रॉइड ने कहा है। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेता है कि शैशवावस्था को निर्माण काल की अवस्था किसने कहा है, तो किस वैज्ञानिक ने कहा है। तो इसमें जो फ्रॉइड वाला ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से बालक का विकास है, तो आपको ये बताना है कि बालक का विकास कैसा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, वातावरण एवं अधिगम का परिणाम है, या वंशाक्रम एवं वातावरण का परिणाम है, या वंशाक्रम एवं अधिगम का परिणाम है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो बालक का विकास होता है ना, जहाँ वंशानुक्रम और वातावरण दोनों आ जाए, वो ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का परिणाम क्या होता है, बालक का विकास होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में आपसे, निम्नलिखित डाई में से कौन सी डाई कैटोनिक प्रकृति की है। तो आपको ये बताना है कौन सी डाई है जो कैटोनिक प्रकृति की है। ऑप्शन दिए हुए हैं, एसिड डाई, सेकेंड है डिस्पर्स डाई, थर्ड है आपका बेसिक डाई, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका डायरेक्ट डाई। तो
जो कैटोनिक प्रकृति की डाई है वो है आपकी बेसिक डाई। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है टमाटर का लाल रंग होता है, तो आपको ये बताना है कि जो टमाटर का लाल कलर होता है, लाल रंग, वो किसके कारण होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं लाइकोपीन के कारण, सेकंड है एंथोसाइनिन के कारण, थर्ड है आपका एंथोजेंथिन के कारण, एंड लास्ट है आपका, लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है कैरोटीनॉइड्स के कारण। ठीक है, तो टमाटर को जो लाल रंग होता है ना वो होता है आपका लाइकोपीन के कारण। उसमें लाइकोपीन पिगमेंट होता है, इसके कारण टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लाइकोपीन होता है ना, लाइकोपीन एक लाल चमकदार कैरोटीन रंगद्रव्य और फाइटोकेमिकल्स है। क्या होते हैं ये लाइकोपीन, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो टमाटर में होता है और तरबूज में मिलता है। और जो लाल गाजर होती है ना, एकदम लाल चमकदार वाली गाजर, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें लाइकोपीन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा है फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं निम्न में से किसके। तो आपको ये बताना है कि फल और सब्जी किसके अच्छे स्रोत होते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है खनिज लवण, प्रोटीन तथा वसा के। सेकंड ऑप्शन है आपका कार्बोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण के। थर्ड ऑप्शन है आपका खनिज लवण, विटामिन, रेशे, एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन, वसा एंड कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोज। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो फल और सब्जी होती है यानी कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होते हैं ना, वो खनिज लवण और विटामिन, रेशे के अच्छे स्रोत होते हैं। किसके होते हैं, खनिज लवण, विटामिन और फाइबर यानी कि रेशे के अच्छे स्रोत होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। तो आपको ये बताना है जो प्राणिज भोज्य पदार्थ होते हैं और जो वनस्पति भोज्य पदार्थ होते हैं उनके द्वारा क्या प्राप्त होता है। खनिज लवण प्राप्त होता है, या प्रोटीन प्राप्त होता है, या वसा प्राप्त होता है, या उपयुक्त सभी प्राप्त होता है। तो प्राणिज और वनस्पति भोज्य पदार्थ से हमें खनिज लवण भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है और वसा भी मिलती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो प्राणिज भोज्य पदार्थ है इसमें क्या आ जाएगा हमारा, दूध आ जाएगा, दही आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा, घी आ जाएगा। ठीक है, और आपके मांस आ जाएगा। ये सब किस में आ जाएंगे, प्राणिज भोज्य पदार्थ में। इसी में जो वनस्पति भोज्य पदार्थ में, वनस्पति में आपके आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, वेजिटेबल्स आ जाएंगे। ठीक है, आपके दालें आ जाएंगी, चावल आ जाएंगे, अनाज आ जाएगा, आपके जो बीन्स होती हैं ना, जो फलियां होती है वो आ जाएगा आपका वनस्पति में। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ क्या है। क्या पूछा हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस का आपको अर्थ बताना है कि नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है अंधेरे में ना दिखना, यानी कि अंधेरे में नहीं दिखाई देता है नाइट ब्लाइंडनेस में। एंड सेकंड ऑप्शन है आपका रात में ना दिखना। थर्ड ऑप्शन है आपका सूरज डूबने के बाद ना दिखना। एंड लास्ट ऑप्शन है कम रोशनी में ना दिखना। ठीक है, तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है इसमें क्या होता है, अंधेरे में ना दिखना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और नाइट ब्लाइंडनेस ये किसकी कमी से होता है, ये होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। जितने भी आंखों से संबंधित रोग होंगे ना, वो किसकी कमी से होंगे, वो होंगे आपके विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित रोग होते हैं। किससे संबंधित, आंखों से संबंधित रोग होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये। और जो विटामिन ए होता है ना, विटामिन ए आपका फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है इस क्वेश्चन में आपसे बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है। तो आपको ये बताना है बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा मिलाकर जो भोजन पकाते हैं हम, तो कौन सा विटामिन हमारा यानी कि कौन सा पोषक तत्व हमारा नष्ट हो जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। विटामिन बी नष्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट नष्ट होता है, या प्रोटीन नष्ट होता है, या खनिज लवण नष्ट होता है। तो बेकिंग पाउडर और खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से विटामिन बी नष्ट होता है। कौन सा विटामिन नष्ट होता है, विटामिन बी नष्ट होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब विटामिन बी आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से हैरिंग, मैकरल, सालमन तथा सार्डिन मछलियों में पाया जाता है।
तो ये सारे जो दिए हुए ना, ये सारे किसके नाम है? मछलियों के नाम है। हेरिंग, मैकरल, साल्मन और सार्डिन, इन मछलियों में क्या पाया जाता है आपको ये बताना है, यानी कि किसका अच्छा स्रोत होता है। विटामिन ए का होता है, विटामिन के का होता है, विटामिन बी का होता है या विटामिन ई का होता है। तो हेरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन, ये मछलियों में पाया जाता है आपका विटामिन ई। क्या पाया जाता है? विटामिन ई। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इस विटामिन को बांझपन विरोधी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस विटामिन को? बांझपन विरोधी विटामिन। ठीक है, बांझपन विरोधी विटामिन के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है आपको ये? और ये आप ध्यान दीजिएगा, हेरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन, ये किसके नाम है? ये मछलियों के नाम है। क्योंकि कई बार एग्जाम में ये दे दिए जाते हैं और ये पूछ लिया जाता है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये किसके नाम है? ये आपके फिश यानी कि मछलियों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। पूछा हुआ है आप लोगों से, आयरन, फॉलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बेरी, सेकेंड है पेलाग्रा, थर्ड है स्कर्वी एंड लास्ट ऑप्शन है एनीमिया। तो आयरन, फॉलिक एसिड व विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका एनीमिया नामक रोग होता है। और फॉलिक एसिड की कमी से होता है आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड विटामिन B12 की कमी से होता है आपका पर्नीशियस एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक जो फॉलिक एसिड की कमी से होगा आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होती है ना, यानी कि हमारी लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल, ये क्या होगा? अपनी नॉर्मल साइज में ऐसे होंगी। तो अपनी नॉर्मल साइज में तो ऐसी है, अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा ना तो ये अपनी नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, और विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है पर्नीशियस एनीमिया। तो आपको ध्यान रखना है। और बेरी होता है किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से। इसी तरह स्कर्वी होता है आपका विटामिन सी की कमी से। और जो पेलाग्रा होता है, पेलाग्रा आपका निकोटेनिक एसिड की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आपका निकोटेनिक एसिड की कमी से होता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है। तो आपको ये बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो शरीर का संतुलन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रमस्तिष्क द्वारा, सेकंड है अनुमस्तिष्क द्वारा, थर्ड है सुषुम्ना शीर्ष द्वारा एंड लास्ट ऑप्शन है आपका मेरुरज्जा द्वारा। तो इसमें आपको ये बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है वो कहलाता है आपका क्या? अनुमस्तिष्क कहलाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुमस्तिष्क को हम क्या कहते हैं? सेरिबेलम। ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? सेरिबेलम। एक होता है आपका सेरिब्रम, एक होता है सेरिबेलम। तो शरीर के संतुलन को नियंत्रित कौन करता है? सेरिबेलम करता है। ये ध्यान रखना है, कौन करता है? सेरिबेलम बेलन, यानी कि अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही एंड होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और जिसने भी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।